आज हम लोग कक्षा 10 में त्रिभुजों की समरूपता देखेंगे। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हों। उदाहरण के लिए देखिए, आपका त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। इसमें यह कोण जो है इस कोण के बराबर है, यह बी कोण जो है कोण ई के बराबर है और कोण एफ सी के बराबर है, कोण सी एफ के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं। पहला कंडीशन, संगत कोण बराबर है। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। लिख दिए इसको। अब देखना है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन कौन संगत भुजाएं हैं? तो देखिए, इसका जैसे कोण ये है तो कोण ए के सामने की भुजा क्या है? बी सी है और कोण ए के बराबर है कोण डी और इस कोण डी के सामने की भुजा है ई एफ। तो यहाँ पर बी सी और ई एफ ये हो जाएंगे संगत भुजाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक लिख दिए, एक लिख दिए। अब देखिए इसमें अब ये कोण लीजिए बी, तो बी और कोण ई बराबर है तो बी के सामने की भुजा और ई के सामने की भुजा ये संगत भुजाएं कहलाएंगे। ठीक है, और जैसे देखिए कोण सी के सामने की भुजा और कोण एफ की सामने की भुजा ए बी और ई डी ये भी आपस में संगत भुजाएं कहलाती हैं। तो इस तरह देखते हैं कि समान कोण के सामने की भुजाएं संगत भुजाएं कहलाती हैं। तो देखिए ये भी कहता उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। तो देखिए ए बी और डी, ठीक है, ए बी बट्टा डी अनुपात के रूप में लिए। फिर क्या है, तो इसका जो ए बी बटा डी का जो वैल्यू होगा वह होना चाहिए बी सी और ई एफ का अनुपात के बराबर। उसी तरह से इन दोनों का जो वैल्यू है, मान जो है ए सी और डी एफ, ए सी और डी एफ के अनुपात के बराबर होता है। अगर ऐसा स्थिति होता है 1 और 2, ठीक है, तो ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। जैसे कि देखिए इसकी इनका जो कोण है इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, माने ये तीनों कोण का जो वैल्यू है इस त्रिभुज में भी प्राप्त हो जाता है। तो दोनों त्रिभुज जो हो गए समान कोणिक त्रिभुज। ऐसी स्थिति में इनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह सदैव समान रहता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इस तरह से हम देख लिए त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, देखिए इसके समानुपातिकता पर आधारित परिणाम क्या निकलता है। यह एक तरह से प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल में क्रियाकलाप होते हैं, क्रियाकलाप करना है। क्या करना है, सबसे पहले कोण एक्स से वाई खींचना है। तो ये एक्स ये वाई खींचा। अब ये क्या है, भुजा ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया। तो भुजा ए एक्स पर पी क्यू डी आर बी अंकित करना है और इस प्रकार से अंकित करना है कि ये पी बराबर पी क्यू हो और पी क्यू के बराबर क्यू डी हो, क्यू डी के बराबर डी आर हो, डी आर के बराबर आर बी हो। मतलब ये सारे आपस में बराबर हो। ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू डी बराबर डी आर बराबर आर बी बराबर एक इकाई। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि ये बी सी एक रेखा खींचना है। बी सी एक
रेखा खींच दिए जो ए वाई को सी पर काटता है और इसी के समानांतर बीसी के समानांतर डीई खींचना है। ठीक है, समांतर कैसे खींचेंगे, यहाँ जितना कोण बनता है, ठीक है, उतना ही कोण बनाते हुए इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो यह कटेगी कहाँ पर, ई पर। ठीक है, तो बीसी समांतर हो गया डी। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं परिणाम क्या निकलता है। परिणाम में है देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम लेते हैं ए डी बटा डी बी। देखिए ए डी बटा डी बी, तो ए डी बराबर हो गया ए पी प्लस क्यू डी, तो लिखिए ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू डी। और डी बी बराबर होगा डी आर प्लस आर बी, तो डी आर प्लस यहाँ लिखा है आर बी। अब देखिए सबका हम इकाई मान है एक इकाई, तो यहाँ पर है एक, तो एक लिख दिए, सारा एकक होगा एक प्लस एक, यहाँ पर दो ठहर एक प्लस एक, ये हो गया 3/2। ठीक है, ये समीकरण एक, इसको मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस इकाई को मापते हैं ए और ई सी में, ये माप कर हम देखते हैं। तो मापने के बाद ए का जो मान है, ठीक है, और ई सी का जो मान आता है, तो उसका अनुपात भी आता है 3/2। ठीक है, ये मापने पर पता चलता है। तो जब ये और ये दोनों बराबर हो गया, इसका वैल्यू दोनों का अनुपात बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। और जब ऐसा हम लिखते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है, परिणाम निकलता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, बी सी समानांतर डी है, ठीक है, तो ए डी और डी बी का अनुपात ए और ई सी के अनुपात के बराबर होता है। अब यह जो प्रैक्टिकल चीज़ हो गया स्वयं सिद्ध होगा, ये स्वयं सिद्ध हुआ हम अपने पर, तो इसी को हम प्रमेय के रूप में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे प्रमेय। देखिए प्रमेय 6.1 को आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसको प्रमेय 6.1 में क्या कहता है वो आप किताब से लिख लीजिएगा। इसमें कहता है प्रमेय 6.1 में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के बराबर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए इस थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या है, मान लीजिए हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी सी में ये डी बी सी के समानांतर है। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 के अनुसार हमको सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी, मतलब ए डी और डी बी का अनुपात ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक है, ए डी यहाँ है, डी बी यहाँ, इसका अनुपात, और ए ई और ई सी इसका अनुपात दोनों आपस में बराबर होता है। इसी को सिद्ध करना है प्रमेय 6.1 के अनुसार। तो इसके लिए हमको कुछ रचना करना पड़ता है। वह रचना क्या है, पहला ई बी ई को मिलाया, इसके बाद सी और डी को मिलाया, और इसके बाद क्या किया, डी एम लंब ए सी पर डी एम लंब डाला। ठीक है, और उसी प्रकार से ई एन लंब किस पर, ए बी रेखा पर खींचा। तो हम प्रमाण के रूप में देखते हैं, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम ए डी और डी बी का अनुपात निकालने के लिए देखिए इस फिगर पर हम विचार करते हैं। यह फिगर क्या है, देखिए ए डी बी है, तो इसमें भी देखिए ए डी बी है, और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, और दोनों का ऊंचाई जो है यह लंब है ई एन। ठीक है, तो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम अनुपात लेते हैं, देखते हैं क्या होता है।
देखिए एरिया त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, फिर बटा एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज डी ई बी का। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार, इस त्रिभुज का क्या है, आधार ए डी है, तो हम लिए हैं क्या, ए डी। और हाइट ऊंचाई क्या है, ई एन, तो ई एन लिए हैं। उसी तरह से इस त्रिभुज का आधार हो गया डी बी, तो डी बी लिए हैं। और इसका ऊंचाई यही होगा जो लंब है, ठीक है, ई एन। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, हाफ हाफ कट जाता है और ई एन कट जाता है, बचता क्या है, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी। उसी तरह से अब हम इस फिगर पर विचार करते हैं। ए डी ई तो जो इसमें था इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर लंब हो गया क्या, डी एम, क्योंकि इस त्रिभुज का भी हाइट यही होगा, डी एम ही होगा। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लेते हैं। तो देखिए एरिया त्रिभुज ए डी बटा एरिया त्रिभुज डी ई सी। अब इसका हो गया हाफ गुने आधार, इसका आधार हो गया ए और ऊंचाई हो गया डी एम, इसका हो गया आधार ई सी और ऊंचाई जो इसका होगा वही ऊंचाई इसका भी है डी एम। तो हाफ हाफ कट गया, डी एम कट गया, क्या बचा, ए ई बट्टा ई सी। अब क्या है कि देखिए एरिया त्रिभुज ए डी और एरिया त्रिभुज ए डी दोनों में आ गया ऊपर में। अब है इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये और ये आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि ये जो दोनों त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला, जैसे कि ये वाला और ये वाला, एक ही आधार, ये दोनों का आधार क्या है, डी है, और एक ही समांतर रेखाओं मैंने डी और बी से ये समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब हम आगे, ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, इसको मान लेते हैं। अब आगे इसको बिठाते हैं। ये जब हम ये दोनों जब बराबर है तो दोनों का रेसिप्रोकल जो है, उल्टा है, वो भी आपस में बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा एरिया त्रिभुज डी ई बी बराबर 1 बटा एरिया त्रिभुज डी ई सी। जब ये बराबर है तो इसका उल्टा भी बराबर होगा। या लिख सकते हैं दोनों को, यदि हम एरिया त्रिभुज ए डी से गुना करते हैं दोनों तरफ, तो हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए डी बट्टा एरिया त्रिभुज ए वाला डी ई बी बराबर एरिया त्रिभुज ए डी एरिया त्रिभुज ए डी सी उतर गया, दोनों तरफ त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए डी ई एरिया त्रिभुज ए डी ई गुना करने पर, ठीक है। अब जब देखिए एरिया जब दोनों तरफ गुना करते हैं तो ये आता है, और यह जो है एरिया त्रिभुज ए डी ई, देखिए इसके बराबर हो गया ए डी बटा डी ई बी। तो इसका परिमाण क्या आया है, ए डी बटा डी बी। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी, और ये आ गया एरिया ए डी बटा एरिया डी ई सी। तो इतना बराबर क्या है, ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ई सी, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था। तो ये हो गया किससे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे।
चलिए अब देखते हैं प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.2 प्रमेय 6.1 का विलोम होता है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम प्रायोगिक रूप से देखते हैं, कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स ये वाई एक एंगल खींचते हैं। कौन? एक्स से वाई खींचा। इसके बाद क्या किया, किरण ए एक्स पर, देखिए किरण ए एक्स पर B1 B2 B3 B4 B, देखिए B1 B2 B3 B4 B को इस प्रकार से अंकित किया कि AB1 बराबर B12, माने AB1 बराबर B1 B2, फिर B1 B2 बराबर क्या हो गया, B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B बराबर 1 इकाई मान लिया। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये आपस में क्या है, हमेशा बराबर है। बस इसी प्रकार से इसमें भी C1 C2 C3 C4 और C इस प्रकार से अंकित किया कि AC1 बराबर C1 C2 और C1 C2 बराबर C2 C3, C2 C3 बराबर C4 और C3 C4 बराबर C4 C। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा, किरण ए वाई पर C1 C2 C3 C4 C को इस प्रकार अंकित किया कि AC1 बराबर C1 C2 बराबर C2 C3 बराबर C3 C4 बराबर C4 C बराबर 1 इकाई। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, B1 और C1 को मिला दिया और इसको BC को भी मिला दिया। ठीक है, BC को भी मिला दिया। मिलाने के बाद क्या हम परिणाम देखते हैं, इस क्रियाकलाप के बाद परिणाम क्या आता है। तो त्रिभुज ABC में हम परिणाम देखते हैं। देखते क्या है कि जैसे AB1 बटा B1B, तो AB1 बटा B1B और ये C1 बटा C1C का जो अनुपात है बराबर आता है। ये दोनों AB1 AC1 क्या है, 1 इकाई है और B1B यहाँ देखिए 1 2 3 4 इकाई है, तो 4 इकाई लिखा है। और इसमें भी है 1 2 3 4, तो यहाँ भी क्या है, C1C भी 4 इकाई हो गया। तो B1B और C1C सब 4 इकाई है, AB1 और AC1 1 इकाई है, ये हो गया 1/4। इसके बाद हम इसको और इसको हम मापते हैं, ये समांतर है कि नहीं। तो हम पाते हैं कि B1 और C1 BC के समानांतर है, B1 C1 BC के समानांतर है, ये हम मापने को पाते हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 9। इसी तरह से हम बार बार प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या करते हैं, अब लेते हैं AB2 को लेते हैं, मतलब B2 C2 को मिलाते हैं। तो B2 C2 को जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लेंगे AB2 बटा B2B बराबर AC2 बटा C2C बराबर हो जाता है 2/3, क्योंकि ये से B2 का मान है 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ ऊपर में 2 हो गया। AC2 तक का हो गया 1 इकाई, 1 इकाई और 2 इकाई, तो 2 हो गया, दोनों बराबर है। अब B2B और C2C इधर नीचे बनता है 1 2 3, इधर भी बनता है 1 2 3, तो 2/3 इकाई। तो इसमें भी हम जब नापते हैं तो आता है B2 C2, जो B2 और C2 जो हम मिलाएंगे वो इस BC के समानांतर आता है। यही प्रक्रिया हम जब आगे बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि AB3 बटा B3B बराबर AC3 बटा C3C बराबर 3/2। यह जब अनुपात बराबर आ जाता है तो हम नाप के देखते हैं तो आता है B3, माने B3 C3 का जो लाइन खींचेंगे और ये BC, ये दोनों क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। इसको मानते हैं समीकरण 3। आगे जब हम प्रक्रिया में जाते हैं, प्रयोग में जाते हैं, तो B4 और C4 को मिलाते हैं तो हो जाता है, अब लेते हैं AB4 बटा B4B, उधर भी AC4 बटा C4C। तो ये ऊपर में देखिए 4 इकाई इसका भी, 4 इकाई इसका भी है, AB4 का भी और AC4 का भी 4 इकाई, 4 लिख दिए। और B4B और C4C दोनों का इकाई 1 है, 4/1 है। और जब हम नापते हैं B4 C4 और BC को तो पाते हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे का समानांतर है, 4 हो गया। समीकरण 1 2 और 3 समीकरण 1 2 3 और 4 से हम पाते हैं कि यदि कोई रेखा
ठीक है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मतलब ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करें, ठीक है। जैसे कि ये वाला और ये वाला दोनों एक ही विभाजित होता है 3/2 अनुपात में विभाजित करें, तो वह रेखा तीसरी भुजा मतलब BC के समानांतर होती है। तो यही जो परिणाम निकला, यह परिणाम बन गया प्रमेय 6.2, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रमेय 6.2 को हम मैथमेटिकल रूप से कैसे सिद्ध करते हैं। प्रमेय 6.2 अर्थात प्रमेय 6.1 का विलोम। अब 6.2 क्या है? प्रमेय 6.2, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आप किताब में देख सकते हैं, हमको यहाँ सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो मान लिया कि त्रिभुज ABC है, माना त्रिभुज ABC में D इस प्रकार लिया गया है कि AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होता है। इसमें सिद्ध करना है कि यह जो D है मतलब दो भुजाओं को समान अनुपात में काटने वाली जो रेखाखंड है वह तीसरी भुजा BC के समानांतर है। यही सिद्ध करना है, D समांतर BC। अब इसमें हम रचना करते हैं, DE खींचा, ये DE को बनाते हैं। इसके बाद हम प्रमाणित करते हैं इसको। इसमें भी मानना पड़ता है, माना DE BC के समांतर नहीं, यही सिद्ध करना है, तो इसको हम नहीं मानते। माना DE BC के समांतर नहीं, तो समांतर क्या है? ये जो DE डैश है वो समानांतर है, DE डैश BC के समांतर है। तो अगर ऐसा है तो हम प्रमेय 6.1 में देख चुके हैं कि यदि समांतर है तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात AD/DB बराबर AE डैश बटा E डैश C। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं प्रमेय 6.1 से। लेकिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लेने सब में AD/DB बराबर AE/EC, ये दो ये दिया हुआ है। अब इसका देखते हैं कि लेफ्ट साइड जो है दोनों का बराबर हो जाता है, AD/DB और AD/DB। तो लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से AE डैश बटा E डैश C यहाँ पर बराबर AE/EC, ठीक है। अब इसको हम आगे हल करते हैं। यह क्या दर्शाता है? इसमें यदि हम दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, AE डैश बटा E डैश C प्लस 1 बराबर AE/EC प्लस 1। चूँकि ये दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है, दोनों में हम एक जोड़ दे रहे हैं, तो दोनों में एक जोड़ेंगे तो भी यह आपस में क्या होगा? बराबर ही होगा। तो हम इसको हल करते हैं तो यहाँ आ जाएगा E डैश C, ये होगा LCM E डैश C, इसका LCM होगा EC और हो जाएगा AE प्लस इसका गुना हो जाएगा EC। अब जब दोनों को हल करते हैं AE डैश और E डैश C, तो देखिए AE डैश और E डैश C क्या हो जाता है? दोनों मिला के AC हो जाता है, AC/E डैश C। और AE और EC को मिलाते हैं तो भी वही आता है, AC/EC। तो यह क्या दर्शाता है? AC जो ऊपर में बराबर हो गया तो नीचे वाला भी बराबर होगा, E डैश C बराबर EC। जब इसमें दोनों C बराबर है तो E डैश E भी बराबर होगा, EDC बोलो चाहे E बोलो। तो हम यह क्या कह सकते हैं? DE डैश बराबर क्या? DE। तो हम बोल यह क्या दर्शाता है? DE समानांतर BC।
चूँकि हम डी मान चुके हैं कि डी समान BC के समानांतर है, जब DE डैश BC के समांतर है तो इसका मतलब क्या है, DE भी BC के समांतर। ये तुम्हारा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि E डैश और E ये संपाती हैं। संपाती है मतलब एक ही बिंदु है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रमेय 6.1 6.2 त्रिभुजों की समरूपता समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, वो अगले लेक्चर में